हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज की इस सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी के अंतर्गत हम लोग भारतीय कृषि की बात करने जा रहे हैं, जो कि यूपीपीसीएस और आरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर क्वेश्चन की दृष्टि से देखें अगर हम लोग, तो आरओ में भारतीय कृषि से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं एज़ कम्पेयर टू यूपीपीसीएस प्री। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई। और अब हम फटाफट इसकी स्ट्रेटजी को समझ लेते हैं। और जो स्टूडेंट नए हैं यहाँ पर, तो उनको मैं बता दूं कि पॉलिटी, ठीक है, हिस्ट्री और जियोग्राफी और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की जो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी है उसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आप लोग नए हैं तो पहले उन वीडियोस को देख लें, क्योंकि उनसे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा हैं। और अभी एक सब्जेक्ट और है जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, जो प्रश्नों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, वो है सामान्य विज्ञान, जिसके अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आप पढ़ते हैं। तो बायो से भी, यानी कि जो जीव विज्ञान है, वहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगली वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। आज हम लोग भारतीय कृषि के संदर्भ में समझ लेते हैं कि आखिर क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ने के संदर्भ में ही हम लोग मुख्य बिंदुओं को भी देखते चलेंगे, जहाँ पर हम लोगों को अपनी तैयारी के दौरान मुख्य फोकस रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भारतीय कृषि की बात करें तो यहाँ पर आप सबसे पहले समझेंगे कि भारतीय कृषि की विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, इन विशेषताओं में आप सारी चीज़ों को देखेंगे कि यहाँ पर सिंचाई की स्थिति क्या है, किस क्षेत्र में किस माध्यम से सिंचाई की जाती है, ठीक है, कितना से क्षेत्र किस कृषि के अंतर्गत सिंचित है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। फिर भारत में कौन कौन सी तकनीक कृषि के लिए प्रयोग की जाती है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ही आउटडेटेड यानी कि पिछड़ी हुई तकनीक का प्रयोग बहुत से क्षेत्रों में किया जाता है, तो उसको भी आप पढ़ लेंगे। ठीक है, और देख लेंगे कि भारतीय कृषि की विशेषताओं के अंतर्गत आप कमी को भी देख लेंगे कि इस जो कृषि क्षेत्र है इसका जो जीडीपी में योगदान है वो क्यों कम हो रहा है, इस चीज़ का भी आप कारण पढ़ लेंगे। और जितनी भी कृषि की विधियां और जितने भी कृषि के प्रकार हैं जो भारत के अंतर्गत होते हैं, उनको आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें। और क्वेश्चन यहाँ से आपको बार बार देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है फसलों उत्पादन। और फसलों उत्पादन में जितनी भी फसल भारत में विभिन्न ऋतुओं में उगाई जाती हैं, उनके संदर्भ में आपको पढ़ना होता है। अब देखिए पढ़ना क्या क्या है आपको, जो मुख्य फोकस बिंदु है वो एक तो फसलों का वर्गीकरण ऋतुओं के आधार पर पढ़ना होता है। आपको भी पता है, जैसे खरीफ ऋतु की फसल होती है, रबी में होती है कुछ। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना है कि किस ऋतु में कौन सी फसल को उगाया जाता है। ठीक है, फिर फसल चक्र के बारे में पढ़ लेंगे। फिर यहाँ से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भारतीय कृषि के अंतर्गत, मैं पूरे भारतीय कृषि की बात कर रहा हूँ ना कि इस टॉपिक की, अगर हम लोग पूरे भारतीय कृषि के अंतर्गत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें तो वो है भारत की प्रमुख फसलें। और भारत की प्रमुख फसलों के संदर्भ में आपको एक तो ये पढ़ना होता है कि ये किस ऋतु में उगाई जाती है। ठीक है, उसके बाद इसके कौन कौन सी प्रमुख किस्में या फिर आप इसको प्रजाति के नाम से जानते हैं वो होती हैं। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से रोग फसलों में लगते हैं। ठीक है, आपको विभिन्न फसलों में लगने वाले रोगों के बारे में पता होना चाहिए। फिर किस फसल के लिए कौन सी जलवायु यानी कि किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त होती है। उसके बाद उनमें लगने वाले विभिन्न कीट। तो ये जो मैंने बताया, ऋतु, किस्म या प्रजाति, रोग, जलवायु और कीट, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मोस्टली यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मिलान के रूप में पूछे जाते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है उद्यान विज्ञान। और उद्यान विज्ञान में आप लोग जानते ही होंगे कि कुल मिलाकर 5 चीज़ों को शामिल किया जाता है: फल उत्पादन, शाक उत्पादन, पुष्प उत्पादन, मसाला उत्पादन व फल व सब्जियों का उत्पादन। 5 चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, देखिए ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो फल हो, शाक हो, पुष्प हो, मसाला हो या फल व सब्जियां हो, इन सब के प्रकार बहुत तरीके के होते हैं। इनको बहुत तरीके से वर्गीकृत किया जाता है जलवायु के आधार पर। ठीक है, और भी इनको कहीं आपने देखा होगा कि जैसे आलू होता है तो वो तना वाली फसल होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को वर्गीकृत किया गया है। तो आप उस वर्गीकरण को बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। फिर जो आपके फल हैं, सब्जियां हैं, ठीक है, और शाक हैं, इनमें जो पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार इस तरीके से बन जाता है कि निम्नलिखित में से किस फल में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है,
या फिर इनमें से कौन सा फल प्रचुर विटामिन ए के लिए जिम्मेदार है, कैसे भी करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो विभिन्न सब्जियों और फलों में पोषक तत्व पाए जाते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फलों की किस्मों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे केला की कई प्रजातियां होती हैं, आम की कई किस्में होती हैं जैसे निरंजन, ठीक है। ऐसे करके आपको सभी प्रजातियों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन किसकी है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज यही करके बनेगा कि कौन किसकी प्रजाति नहीं है या फिर मिलान के लिए दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए आपको फलों की प्रजाति पता होनी चाहिए। फिर फलों और सब्जियों में लगने वाले जो भी रोग हैं वो आपको पता होने चाहिए, और कुछ प्रमुख कीट होते हैं जो विभिन्न फलों और सब्जियों में लगते हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से मैंने देखा है बहुत पूछा जाता है कि फलों का खाने वाला भाग, तो आपसे पूछ लेगा कि केला का कौन सा भाग खाया जाता है, लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है। ये कुछ वैज्ञानिक नाम होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बता देंगे कि केले का बीच वाला भाग खाया जाता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको प्रॉपर एक साइंटिफिक नेम होता है उस पार्ट का, तो उसे आपको बताना होता है, जो आपको किताबों में ईजिली मिल जाएगा। फिर एक यहाँ से बहुत क्वेश्चन और बनता है, जो है किसी फल व सब्जी में उसके रंग और जो उसके तीखेपन या कड़वेपन का जो कारण होता है उसको लेकर भी बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि गाजर में लाल रंग का कारण क्या है, तब आप बताएंगे एंथोसाइनिन। ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लहसुन में गंध किस कारण से आती है, तब आप बताएंगे क्या, सल्फर यौगिक। तो ऐसे ही करके हर सब्जी और फल में जो कुछ ऐसा रंग या फिर कड़वापन होता है तो उसके पीछे कारण होता है, तो उसे आपको पता होना चाहिए। फिर जितने भी पादप हार्मोन, ठीक है, यानी कि जितने भी प्लांट हार्मोन हैं उनके बारे में आपको पता कर लेना है, और कौन सा हार्मोन प्लांट में किस के लिए जिम्मेदार है, ये चीज़ें भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो, बीज के संदर्भ में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस ये देख लेना है कि हाइब्रिड बीज क्या होते हैं और जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, बस आपको इतना पढ़ना है। बाद बाकी आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं देखना है। उसके बाद देखो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है मृदा। तो ये आप लोग बहुत बार इसको भारतीय भूगोल के अंतर्गत भी पढ़ते हैं, लेकिन आपको पता ही है कि भारतीय भूगोल की ही ये शाखाएं हैं, चाहे वो पर्यावरण हो चाहे कृषि हो। लेकिन यहाँ पर अब जब इतने विस्तृत रूप में ये पूछा जाता है तो इसको एक अलग सब्जेक्ट बनाकर पढ़ा जाता है। और यहाँ पर अगर हम लोग मृदा की बात करें तो सबसे पहले हम लोग मृदा निर्माण को समझेंगे, ठीक है, कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। मृदा निर्माण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से समझिए, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और जो मृदा निर्माण में शामिल प्रमुख तत्व हैं जिन्हें आप संगठक भी कह सकते हैं मृदा का, तो वो कौन कौन से हैं। और कुछ मृदा के संस्तर होते हैं, ठीक है, मृदा के विभिन्न संस्तर होते हैं OABC ऐसे करके, जिसे आप मृदा प्रोफाइल यानी कि मृदा परिच्छेदिका भी बोलते हैं। तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है कि किस संस्तर में क्या चीज़ें पाई जाती हैं। और उसके बाद मृदा का वर्गीकरण, जो भी भारत में आप देखेंगे लाल मृदा है, काली मृदा है, पीली मृदा है, जलोढ़ मृदा है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। किस क्षेत्र में पाई जाती है यानी कि उसका विस्तार, फिर उस मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसके बाद कृषि के लिए उपयोगी है या फिर नहीं, या फिर है भी तो किस फसल के लिए उपयोगी है, किस फसल के लिए उपयोगी नहीं है, या फिर मृदा का कोई अन्य नाम है, जैसे आप काली मृदा को रेंगुड़ नाम से जानते हैं, ठीक है, तो ऐसे हर मृदा का एक नाम होता है, तो अन्य नाम मतलब, तो उसको भी आपको देख के चलना है, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल मृदा को किस नाम से जानते हैं, काली मृदा को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है मृदा अपर्दन, इसको आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, यहाँ से सारी चीज़ें देखनी है कि मृदा अपर्दन होता क्या है, प्रक्रिया क्या है, कितने प्रकार का होता है, प्रभाव क्या पड़ता है मृदा अपर्दन का, और इसे रोका कैसे जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको मृदा अपर्दन के संदर्भ में पढ़नी है। फिर देखिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है जैव उर्वरक और पोषक तत्व। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि कितने तरीके के जैव उर्वरक होते हैं। तो आपको विभिन्न जैव उर्वरकों के बारे में पढ़ना है, जैसे आपने पढ़ा होगा अजोला,
एजेटोबैक्टर है, ठीक है, अल्फा अल्फा घास है। तो ये सारी चीज़ें आपको जैव उर्वरक के संदर्भ में पढ़नी है। बहुत काफ़ी तरीके के होते हैं और देख लेना है कि कौन सा जैव उर्वरक किस फसल के लिए उपयोगी होता है। फिर जितने भी पोषक तत्व होते हैं, तो पोषक तत्व आपको पता ही है, जैसे फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, आयरन होता है। तो ये 3 कैटेगरी में बांटे जाते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इनकी उपयोगिता के आधार पर जिनका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है उन्हें प्राथमिक श्रेणी में रखा जाता है। तो ऐसे करके आप देख लेंगे कि कौन सा प्राथमिक श्रेणी में आता है, कौन सा द्वितीयक में और कौन सा तृतीयक में। और एक चीज़ और वहाँ से देख लेनी है कि कौन सा पोषक तत्व फसल, पौधे या फिर किसी फल में किस हेतु जिम्मेदार होता है, यानी कि उस पोषक तत्व से पौधे को क्या लाभ होता है। ये चीज़ें भी आप देखकर चलेंगे। तो ये हो गए कौन कौन से जैव उर्वरक और उनके कार्य। उसके बाद कृषि अर्थशास्त्र, इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं जाना है, बस इतना देखना है। यहाँ पर एक जो संस्था है नेफिड, उसके बारे में पढ़ लेना है। फिर ट्राइफेड के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। फिर जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है MSP, उसके बारे में पढ़ना है। फिर PDS जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसको पढ़ लेना है। और फिर कृषि साख, जो भी कृषि के अंतर्गत ऋण दिए जाते हैं, तो उसमें आपको देख लेना है कि कौन कौन सी संस्थाएं शामिल हैं इसमें और कितने तरीके के ऋण होते हैं। इसको टाइम के आधार पर विभाजित किया जाता है, तो ये आप देख लेना, ठीक है। और कौन कौन सी संस्थाएं ऋण देने हेतु भारत में जिम्मेदार हैं। उसके बाद आपको पता ही है कि कृषि ऋण के लिए सबसे बड़ी संस्था नाबार्ड है, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोग नाबार्ड को बहुत अच्छी तरीके से देख लेंगे कि कब इसकी स्थापना हुई, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया, किस कमेटी की सिफारिश पर इसको स्थापित किया गया, और इसकी कार्यप्रणाली क्या है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको नाबार्ड के संदर्भ में देखनी है। उसके बाद जो कृषि में भारत सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है, उसको भी आप पढ़ते चलिए। और खैर इसमें काफ़ी जो नई योजनाएं आती रहती हैं उसको तो आप करंट अफेयर्स में देख ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर कृषि सब्सिडी के संदर्भ में पढ़ लीजिए। और जो विभिन्न सरकारों द्वारा कृषि सब्सिडी दी जाती है, उसको WTO द्वारा विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी और अंबर बॉक्स सब्सिडी। तो इनके बारे में भी आप तीनों के बारे में पढ़ लें, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार पूछा गया है। पिछली बार ही पूछा गया था और इससे पहले भी बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। फिर अगला अगला जो टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो ये है कि भारत में जितने भी कृषि संस्थान हैं उनकी अवस्थिति के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको बस देखना है क्या कि विभिन्न कृषि संस्थानों की अवस्थिति क्या है, यानी कि वो किस राज्य में किस स्थान पर स्थित हैं। फिर देखो अगला जो यहाँ से टॉपिक है वो है पशु व कीट पालन, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख लेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में। मधुमक्खी पालन के बारे में जैसे आपको देखना है तो आप मधुमक्खियों के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है। ऐसे ही लाख कीट का पालन किया जाता है, तो लाख कीट के बारे में पढ़ लेंगे और इसका पालन पोषण कैसे किया जाता है, इससे क्या प्राप्त होता है, ठीक है, और कैसे इसका व्यवसायीकरण होता है, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। ऐसे ही रेशम कीट पालन होता है तो उसको आप देख के चलेंगे, ठीक है। उसके बाद मुर्गी पालन किया जाता है, इसको भी आप देख के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ये कीट पालन, पशुपालन। और एक क्वेश्चन मैंने देखा है यहाँ से बहुत बनता रहता है कि जो पशुओं में होने वाले विभिन्न रोग हैं उनके संदर्भ में भी आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, इन कीटों से जो फैलने वाले प्रमुख रोग हैं, चाहे मधुमक्खी हो, ठीक है, चाहे लाख कीट हो, आप देख लेना अगर इनसे कोई रोग होता है, जैसे मधुमक्खी से आई थिंक फेब्रिन रोग होता है, तो ये पूछा गया है कि किस कीट से फेब्रिन रोग होता है। तो ये भी देख लेना कि कौन से कीट से कौन सा रोग होता है और कौन सा रोग विभिन्न पशुओं में होता है। जैसे बहुत से मैड काऊ रोग होता है, ऐसे करके काफ़ी रोग हैं जो गाय भैंस जो भी पालतू मवेशी होते हैं उनको ये रोग होते रहते हैं। उसके बाद जितनी भी कृषि क्रांतियां हैं, चाहे वो हरित क्रांति हो, चाहे वो द्वितीय हरित क्रांति हो, चाहे दूध के संदर्भ में वो श्वेत क्रांति हो, या फिर आपकी गुलाबी क्रांति हो, गोल क्रांति हो, तो आपको देख लेना है। इसमें एक तो देखो मैं आपको बता दूं कि हरित क्रांति को आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जो दूध के लिए हुई थी, इसी में आपका आ जाएगा ऑपरेशन
फ्लड। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड को भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना। तो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बारे में तो आपको डिटेल से पढ़ लेना है, लेकिन जो और क्रांतियां हैं जैसे गुलाबी क्रांति है और आपकी हो गई गोल क्रांति है, इनके संदर्भ में ये बस देख लेना है कि ये क्रांति किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है। फिर जितनी भी कृषि की शाखाएं हैं उनके संदर्भ में आपको पढ़ लेना है, और इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका भारतीय कृषि बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। और अगर आपने इन चीज़ों को जो मैंने आपको बताया है कि मुख्य फोकस बिंदु जितने भी यहाँ पर मैंने टॉपिक के अंतर्गत बताए हैं, आप अगर इनको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपको फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो ये हो गई आपकी कंप्लीट स्ट्रेटजी किसकी, भारतीय कृषि एवं पारिस्थितिकी की, या फिर इसको कृषि एवं प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। और एक चीज़, अब बुक लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर परीक्षावाणी की बुक आती है, मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखिए, हाँ, तो ये परीक्षावाणी की बुक आती है कृषि एवं प्रौद्योगिकी, ये काफ़ी बढ़िया बुक है, आप इसको ले सकते हैं। ये सारे टॉपिक इसमें बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, और अगले फिर वीडियो में मिलते हैं, और उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सामान्य विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के संदर्भ में कौन कौन से टॉपिक हैं और उनके अंतर्गत किन विषय वस्तुओं पर हमें मुख्य ध्यान देना है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।